नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा फिर से कुछ कंपनीज के अपडेट्स के बारे में और जितने सारे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज एक बेस्ट लेवल में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना रहा है। तो इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको सीखना है और उसके फंडामेंटल डिटेल्स भी सीखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स पहले से ही मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज की कौन सा कंपनी है और कौन सा कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले जो जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है यस बैंक। देखिए यस बैंक एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का एक टाइम कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया था कि सारे के सारे व्यक्ति यही जानते थे कि यस बैंक बंद हो जाएगा, क्योंकि यस बैंक जो एक 400 450 500 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, उससे गिरते गिरते 10 रुपये के नीचे भी चले आए थे। तो इतना करेक्शन हुआ था और इतना करेक्शन होने के बाद कंपनी के ऊपर हर कोई मतलब हाल छोड़ ही दिए थे और बहुत सारे लोग इसको पेनी स्टॉक के हिसाब से कंटिन्यू बाई करते जा रहा है। और कंटिन्यूसली कौन बाय करते जा रहे हैं, आप ध्यान से इस चीज को देखना। ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो कौन है, पब्लिक है। देखिए पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है और आज भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो आप कहेंगे सर एफएस के पास तो होल्डिंग्स उतना नहीं था, आज होल्डिंग्स क्यों बढ़ा? उसके पीछे कारण भी है। और डीएस के पास देखिए पहले से ही होल्डिंग्स है और इस होल्डिंग्स के कारण कौन सा है और होल्डिंग्स कौन करके रखे हैं, वो है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंकिंग को मतलब फंडिंग देने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किए, करीबन 30% के आसपास। और एफएस ने भी होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ाया। और कौन सा कंपनी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाया आप देख सकते हैं। तो इस होल्डिंग बढ़ाने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए इसका मैनेजमेंट जब इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बाद ही इस कंपनी के ऊपर हर किसी को भरोसा आया, क्योंकि जो पहले जो मैनेजमेंट था वो देखा जाए तो एक बेकार मैनेजमेंट था। उसके कारण ही आज यस बैंक डूब चुके थे और उस मैनेजमेंट को जब हटाया गया उसके बाद ही इस कंपनी ने फिर से रिकवरी करना स्टार्ट किया। कितना रिकवरी किया आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। जो रेवेन्यूज है, देखिए हर टाइम में रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। पिछले सालों की तुलना से इस बार रेवेन्यू और भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और इस रेवेन्यू ग्रोथ होने के कारण कंपनी का एक्सपेंस भी देखना चाहिए। कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी मेंटेन किए। सब कुछ करने के बाद कंपनी का आधा इनकम भी हुआ। सब कुछ देखने के बाद आपको ये दिखेगा कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मान ही लेता हूँ कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया, मगर कंपनी में जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, जो पॉइंट्स के कारण में इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लेने के लिए सोचा, वो क्या है? वो है कंपनी का एनपीए। इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए मार्केट में बैंक के पास जितना पैसा है उस पैसे को वो लोन के हिसाब से दे सकते हैं। तो लोन देना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, हर कोई लोन लेने के लिए तैयार है, मगर कितना लोन वो मार्केट से उठा पाएंगे उसी को बोला जाता है एनपीए। मार्केट में अगर लोन ज्यादा पड़े रहे तो बैंक खत्म हो जाएगा। और आज येस बैंक इसी कारण की वजह से खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट में लोन बहुत ज्यादा दे दिया और मार्केट से वो लोन उठा नहीं पाए। अगर यही चीज को मैं पहले डेटा देखा तो कितना था, 5.88%, 5.55%, वो घट के आज कितना हो गया? सिर्फ 1%। पिछले बार था 0.83% और इस बार हो गया 1%। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक लेके गया। मान के चलिए आपका मार्केट में 5% के आसपास आप पैसा उठा नहीं पा रहे थे और इस बार 1% पैसा उठा नहीं पाया। क्या आपको क्या देख के क्या लग रहा है कि कंपनी में खासियत हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ और बेस्ट तरीके से हुआ। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है जो जिस तरीके से जो कंपनी परफॉर्मेंस किया, देखिए हर कोई कंपनी हमेशा खराब नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिसका हालत खराब हुआ था, आज वो टॉप लेवल में है। जैसे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का हालत एकदम एकदम मतलब बर्बाद होने की जगह पे आ गया था। टाटा मोटर्स एक टाइम 64 रुपीज तक चला गया था और आज कितना? आज 640 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। तो सोचिए जो 10 टाइम जो जर्नी है, इस जर्नी हुआ है सिर्फ एक ही कारण की वजह से, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में सब कुछ है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो कंपनी को लॉसेस से फिर से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो कंपनी लॉस कर रहे थे उस कंपनी को फिर से प्रॉफिट में ट्रैक में लेके आए और अच्छा खासा कंपनी एनपीए को कंट्रोल किया, और जिसके चलते हुए कंपनी में कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनीज के जो लास्ट कुछ डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड क्या किया,
कंटिन्यूसली इसके ऊपर देखिए बाइंग किए, अप्रैल, मई, जून में और जुलाई में सेल ऑफ किया, और अप्रैल मंथ में सॉरी अगस्त मंथ में फिर से बाइंग किया गया। इसका मतलब कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। और इस बाइंग ट्रेंड देखने के बाद यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और इस शोल्डर को अगर ब्रेकआउट करे तो उसके बाद एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुके हैं, उसके बाद मुझे कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले तो मैं एक एंटी लूंगा, और एंटी का जो मेरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक ऑलमोस्ट 22 रुपीज के आसपास, और इस 22 रुपीज के आसपास अगर टारगेट बने तो मुझे 22% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो इसको मैं पहले भी अपडेट दिया था, बहुत पहले से ही। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट नहीं दूंगा। तो इसके ऊपर वॉच करिए, स्टडी करके रखिए, और आपके रडार पे रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। क्योंकि आज निफ्टी टॉप लेवल में है, सेंसेक्स टॉप लेवल में है, और बैंकिंग सेक्टर मतलब निफ्टी बैंक्स भी टॉप लेवल में है। तो जो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो उस टाइम सारे बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस है, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट सॉरी पब्लिक बैंक हो। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर कुछ डिसीजन जरूर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखा जाए तो इस कंपनी का खासियत हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं। अब ये मोनोपोली बिजनेस क्यों है? क्योंकि इस कंपनी फाइनेंस सेक्टर के ऊपर है, और रेलवे गवर्नमेंट के जितने सारे कंपनीज है, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे वो आरकॉम हो, चाहे आरबीएनएल हो, चाहे वो रेलटेल हो, सारे कंपनीज का जो फाइनेंस है वो यही कंपनी हैंडल करते हैं। तो सोचिए, रेलवे रेलवे किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर फाइनेंस करना है तो डायरेक्टली उसको आईआरएफसी के पास ही जाना पड़ेगा। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले मैं इस कंपनी का मार्केट कैप दिखा रहा था कि 85,000 करोड़ के आसपास, और देखिए यहाँ पे मार्केट कैप का कितना बना, 1 लाख करोड़ के आसपास। इस तरीके से क्यों बना? क्योंकि शेयर प्राइस में एक मैसिव जर्नी देखने को मिला है, और शेयर प्राइस जितना बढ़ेगा उसके साथ शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप निकल के आएगा। तो मार्केट कैप यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी के देखिए बेस्ट ऑफ पॉइंट भी से देखा है तो आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम बहुत शानदार है, कंपनी के पास डेट भी ज्यादा है। तो यही हम लोगों को प्रॉब्लम्स है, क्या हम लोग चीजों को ना समझ के ही कमेंट्स कर देते हैं कि बहुत ज्यादा डेप्थ है। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, कुछ दोस्तों ने एक दोस्त ने कमेंट किए कि सर इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो आप इतने हाई डेप्थ के ऊपर निवेश करने मतलब निवेश करना क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, निवेश करना है कि नहीं वो आपके हाथ में है। मेरा काम है सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना। देखिए, किसी कंपनी के पास डेप्थ ज्यादा है, वो देखना है वो किस कैटेगरीज का कंपनी है। अगर वो बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, अगर वो फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्थ है, इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन है। अभी आपको ये देखना है कि उस डेप्थ लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से कर रहा है। देखिए, डेप्थ लेना कोई आम बात नहीं है, डेप्थ आपको मिल जाएगा, मतलब कर्जा आपको मिल जाएगा। उस कर्जे को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उस कर्जे को आप किस तरीके से यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% है, इसी लेवल्स में मैं आपको बेस्ट बता रहा था। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा लेने के बाद, कंपनी के एक्सपेंस देने के बाद, इंटरेस्ट भी जो मतलब कंपनी को देना है, सब कुछ देने के बाद भी देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कंटिन्यूसली एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो जब कंपनी में इतना ज्यादा खासियत देखने को मिलेगा तो इस कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो शायद इस कंपनी इसीलिए एक साल में 255% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक बढ़ा रहा है। देखिए पहले एफएस के पास 0.86% का होल्डिंग्स हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 1.14%। डीएस के पास 3.74% का होल्डिंग हुआ करता था, आज वो 2 पॉइंट के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास पहले जितना था 10% के आसपास, आज भी 10% के आसपास है। एक इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस है, तो वो वीकनेस में आपको बता देता हूँ कि एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा होल्डिंग्स क्यों नहीं बढ़ाया। क्योंकि देखिए, आरबीएनएल ने क्या किया, आरबीएनएल के पास जो होल्डिंग्स था उसमें वो स्टेक को बेचा ओएफएस के माध्यम से, क्योंकि उसका जो होल्डिंग्स था वो 75% के नीचे आने के लिए उसको ओएफएस के माध्यम से बेचना पड़ा। यहाँ पे भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, 86%। इसका मतलब करीबन 11.36%, 11.36% के आसपास होल्डिंग्स को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और वो भी ओएफएस के माध्यम से।
तो जब ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे, मुझे लगता है तब एफएस और डीएस माल उठाने उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सब कुछ पेशेंस का गेम है। शेयर भाग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ऐसे होगा नहीं, हमेशा आपको चांसेस मिलते रहेंगे। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए कंटिन्यूसली एक मतलब एक ट्रेड बना, मतलब एक ट्रेड बना था, वो भी एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से टारगेट भी हुआ। और टारगेट होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक बड़ा सा धमाका हुआ। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं लूंगा, क्योंकि एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस रेजिस्टेंस सॉरी इस सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर रिवर्सल करे तो एंट्री लेने के लिए फिर से तैयार रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन एक ऐसे कंपनी है, देखा जाए इस कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में एंजल वन कंपनीज का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस सेक्टर का ग्रोथ होने का मेन वजह है कि जब मार्केट बुल रन में होते हैं और मार्केट जब हायर लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा इस टाइम रिटेल पब्लिक मार्केट में आएंगे। तो रिटेल पब्लिक अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहेंगे, तो आज मैं देखता हूँ मतलब स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो जता रहा है। स्टॉक मार्केट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग पर्पस में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस में नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिंग वो उसी कंपनी के ऊपर करेंगे जिस कंपनी उसको डिस्काउंट ब्रोकरेज देंगे। तो एंजल वन सबसे कम डिस्काउंट ब्रोकरेज के ऊपर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, आप जीरोधा आप स्टॉक के माध्यम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सारे लिंक नीचे दिया गया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एंजल वन के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर बुल रन में ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, तो जब अकाउंट ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे तब इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अकाउंट ज्यादा ओपन होंगे तो ट्रेड भी करेंगे, तो ट्रेड करेंगे मतलब देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ भी होगा। देखिए आज देखा जाए तो 5 करोड़ से भी ज्यादा डीमेट अकाउंट मतलब ओपन हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 करोड़ के आसपास एक्टिव अकाउंट्स है। तो सोचिए बाकी 3 करोड़ फेक अकाउंट है। मतलब अकाउंट तो ओपन कर दिया, काम कोई कर नहीं रहा है। काम स्टार्ट भी किए थे, ट्रेडिंग किए थे, 2 दिन ट्रेडिंग किया, पैसा गवा दिया और मार्केट छोड़कर भाग गया। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, आपको समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। अगर समझ कर सीख कर काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आप खुद भी ट्रेड करेंगे और आपके दोस्त को भी मार्केट के बारे में बताएंगे। तो देखिए मेरा मकसद यही है कि हर कोई व्यक्ति मार्केट में आए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मार्केट में आएंगे। जो आज जो इंडियन मार्केट में देखा जाए तो 3-3.5% का देखा जाए तो टोटल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2.5% के आसपास स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे यूएस मार्केट में 55% के आसपास है। तो कितना बड़ा फर्क है आप देख सकते हैं। इस डिफरेंस को दूरी करने के लिए हर कोई व्यक्ति को मार्केट में आना चाहिए। देखिए मार्केट में आना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ना सीख कर ना समझ कर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करेंगे तो आप 2 दिन में ही मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि एंजल वन कंपनी जो है इसके ऊपर फोकस रखिए। कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का देखिए फिक्स एसेट परचेज में इस बार हाईएस्ट कंपनी फिक्स एसेट परचेज किया। तो कंपनी पर एसेट मतलब एसेट को क्यों परचेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी खुद का बिजनेस को एक्सटेंड करने वाला है और भी बड़ा करने वाला है। और देखिए सेबी ने इसके ऊपर 6 मंथ के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जब से मैं उस डेटा को आपके साथ शेयर किया था तब से लेकर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो 2 मंथ्स हो चुके हैं और 4 मंथ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी कुछ नया कस्टमर के बेसिस में कुछ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो मार्जिन अलग अलग कस्टमर मतलब इसका जो फ्रेंचाइजी है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे और कुछ इलीगली काम कर रहा था। तो इसलिए एंजल वन के ऊपर सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 6 मंथ के लिए। तो वो 6 मंथ खत्म हो जाएगा, फिर इस कंपनी का स्ट्रेन देखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया और उल्टा कंपनी रीपेमेंट किया। इस बार 476 करोड़ के आसपास कंपनी रीपेमेंट भी किए। तो सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में है। तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर आपको मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली एक जर्नी के लिए सोचना चाहिए। तो ऐसे देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में अप्रैल में मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया गया। और देखा जाए तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूँ
तो एंजल वन के ऊपर एक शानदार तरीके से एक पैटर्न फिर से बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना था और इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट भी 25% के आसपास मिला और फिर से देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो क्या है, फिर से जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना और कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा और वो रैली बनेगा ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% के आसपास। अब ध्यान से इस चीज को देखना, तो 70 to 80% का टारगेट बना था, मतलब रेंज बना था, उस हिसाब से 50% कम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 50% का टारगेट बन सकते हैं। तो 50% का टारगेट कब बनेगा, उसके पहले एंटी तो होने दीजिए। जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। तो लंसर कंटेनर्स लिमिटेड एक कंटेनर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट में किया। अनाउंसमेंट क्या है, बोनस का। तो कंपनी बोनस और मतलब बोनस एक देने वाला है, हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो जो व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रखे हैं और जो जो कंपनी इस कंपनी का बोनस चाहते हैं, तो वो 22 सितंबर उससे एक दिन पहले मतलब 21 तारीख को इस कंपनी का शेयर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको बोनस जरूर मिल जाएगा। तो बोनस के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली बाई मत कर लेना, तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि बोनस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि छोटे कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक को मतलब स्टे ऑन करना चाहते हैं, रिटेल पब्लिक को उस कंपनी के ऊपर रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। तो आप समझकर सोचकर ही काम करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।